वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय। भाग 1 है नियंत्रण एवं समन्वय। ये बायोलॉजी का लेसन है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन यानी स्टिमुली वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं जैसे कि कोई गर्म वस्तु है, कोई ठंडी वस्तु है, कांटा है, कांटा का चुभ जाना है, ये सभी उद्दीपन कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपन के प्रति दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन के प्रति जो हमारा प्रतिक्रिया होता है वही अनुक्रिया कही जाती है। जैसे अगर हम देखें कि उदाहरण स्वरूप अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से छू जाता है, अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से छू जाता है तो हम अपने हाथों को हटा लेते हैं। हाथ का गर्म वस्तु से छू जाना या पैरों में कांटा का चुभना गर्म वस्तु यहाँ पर और उद्दीपन है। गर्म वस्तु उद्दीपन है। गर्म वस्तु से छू जाने पर हाथ का हटा लेना ये अनुक्रिया है, क्योंकि वो जो गर्म वस्तु है वह उद्दीपन है और उद्दीपन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, अपने हाथों का हटाना। कांटा का चुभना ये उद्दीपन है और कांटा चुभ जाने पर पैरों का हटा लेना ये अनुक्रिया है। अगर जाते जाते रास्ते में कांटा चुभ जा रहा है तो ये कांटा का चुभना क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। तो कांटा चुभने पर तुरंत हम अपने पैरों को हटा लेते हैं, तो पैरों का हटाना उसके प्रति अनुक्रिया है। नियंत्रण एवं समन्वय जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण तथा समन्वय कहते हैं। जीवों में बाह्य वातावरण जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है वो, और हमारे भीतरी वातावरण के बीच जो संतुलन अगर हम बनाए रखते हैं तो संतुलन बनाए रखने की क्षमता ही नियंत्रण होती है। और समन्वय इस स्थिति को बनाए रखना समन्वय होता है। तो सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रतिक्रिया को समन्वय कहते हैं, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं मानव में समन्वय कैसे होता है। मनुष्य में कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। मानव में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र होते हैं और पेशी ऊतक होता है, जिससे मानव में कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। तंत्रिका तंतु हमारे शरीर में पूरा फैले रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदना पहुंचाते हैं। संवेदना मतलब मैसेज। संवेदना मतलब मैसेज, संदेश, आवेग, ये सभी संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में पहुंचाना तंत्रिका तंतुओं का काम होता है। तो इसमें एक ग्राही अंग होता है। ग्राही अंग संवेदना को ग्रहण करते हैं। ग्राही अंग संवेदना को ग्रहण कर संवेदना मार्ग से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी कोई भी संवेदना यानी आवेग ग्राही अंग, जैसे हमारा स्किन हुआ, हमारा सेंसरी आर्गन हुआ, तो ये सब संवेदनाओं को ग्रहण कर संवेदना मार्ग से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क इसको लेकर उसके प्रत्युत्तर में वह प्रेरक तंत्रिका कोशिका को मैसेज देता है।
यानी वह संदेश, वह संवेदना प्रेरक तंत्रिका कोशिका को देता है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका प्रेरक मार्ग से होते हुए अपवाहक अंगों तक पहुंचाते हैं। अपवाहक अंग क्या होते हैं? अपवाहक अंग भी वही हमारे अंग ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो ग्राही अंग जैसे ग्रहण करता है। तो मैसेज को बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना ग्राही अंग होता है। वही ग्राही अंग अपवाहक अंग बन जाता है जब वह मस्तिष्क मैसेज भेजता है। तो मस्तिष्क का जब मैसेज पहुंचाता है प्रेरक कोशिका तो वह अपवाहक अंग हो जाता है, जिससे अपवाही अंग अनुक्रिया करते हैं। यानी कि मैसेज ग्राही अंग से ग्रहण करके ग्राही अंग हमारी ज्ञानेंद्रियां जैसे चमड़ी, त्वचा मतलब और आँख, नाक, ये सब जो है कि हमारी त्वचा से संवेदना मस्तिष्क तक पहुँचेगा। मस्तिष्क उसको फिर प्रेरक तंत्रिका तंत्र द्वारा अपवाहक अंगों को यानी उन्हीं अंगों को पहुँचाएगा जिससे वो अपना अनुक्रिया करेंगे। यानी उद्दीपन जो भी होता है, उद्दीपन कह सकते हैं, संवेदना कह सकते हैं, इसको आवेग कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं। तो ये मैसेज यानी उद्दीपन ग्राही अंग जो होते हैं यानी त्वचा हमारा ग्रहण करता है और संवेदना मार्ग से होते हुए संवेदी तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क उसको फिर प्रत्युत्तर में प्रेरक तंत्रिका कोशिका को मैसेज देता है जो प्रेरक मार्ग के द्वारा अपवाहक अंग को पहुंचा देता है। तब उस है कि अनुक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि उद्दीपन ने कांटा चुभने पर अनुक्रिया क्या हुई? पैरों का हटा लेना। तो कांटा चुभने का मैसेज कहाँ जाएगा? ग्राही अंग के पास जाएगा। ग्राही अंग से संवेदना मार्ग से होते हुए मस्तिष्क के पास जाएगा। मस्तिष्क फिर प्रेरक तंत्रिका तंत्र को बताएगा, वो प्रेरक मार्ग से होते हुए अपवाहक अंग तक मैसेज ले जाएगा कि कांटा चुभ रहा है, अपने हाथों को हटाओ, पैरों को हटाओ। तो पैरों का हट जाना ही अनुक्रिया होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल यानी न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे पूरे शरीर में फैली होती है और तंत्रिका कोशिका 1.5 यानी 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। एक है पहला कोशिका काय जो कि साइटोन कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा भाग वृक्षिकाएँ हैं जिसे डेंड्रॉन इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा तंत्रिकाक्ष यानी जो एक्सॉन होता है। तो हम क्रम से इन तीनों भागों को पढ़ते हैं। न्यूरॉन के तीनों भाग को पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका काय से। कोशिका काय क्या होता है? कोशिका काय यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक भी होता है और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निशल के कण होते हैं। अभी मैं फिगर के माध्यम से आगे इसको मैं बताऊंगा। दूसरा भाग है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन में क्या होता है? इसी कोशिका काय से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं। कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जिसे डेंड्राइट कहते हैं। तंत्रिका अक्ष यानी एक्सॉन कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद लंबा मोटा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। यानी तंत्रिका कोशिका काय से ही न्यूरिलेमा में बंद होता है, लंबा मोटा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन तथा न्यूरिलेमा के बीच में एक वसीय पदार्थ होता है। एक वसीय पदार्थ वसा भरा होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। इस संपूर्ण आवरण को मज्जा आच्छद यानी मेडुलरी शीथ कहते हैं। मेडुलरी शीथ कहा जाता है।
एक्सॉन के अंतिम सिरे से छोटी छोटी घुंडी रूपी शाखाएं निकलती हैं, जिसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षिकांत यानी डेंड्राइट से मिलकर सिनेप्स बनाती हैं। इन्हीं स्थानों से संवेदनाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाती है। यहाँ पर एक होता है, एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुटी होती है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुटी होती है। जहाँ पर जुटती है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, और यहीं से मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुँचता है। देखिए, ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। अब यहाँ देखिए, ये जो भाग है, ये भाग जो होता है, ये पहला है कोशिका काय। है। अब इस कोशिका काय एक कोशिका काय होती है, और इन्हीं एक कोशिका काय है। दूसरा भाग इसी कोशिका से जुड़ा हुआ ये डेंड्रान है, पतले प्रवध निकले होते हैं, डेंड्रान है। ये डेंड्रान से छोटी छोटी पतली संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका अब इस कोशिका काय में यहाँ पर बीच में एक केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है ये। और इस दूसरा भाग इसका डेंड्रान है। तीसरा, इसके पीछे से लंबी बेलनाकार ये संरचना निकली हुई है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये पूरा भाग एक्सॉन होता है। अब एक्सॉन, ये न्यूरिलेमा है। न्यूरिलेमा एक्सॉन के बीच तरल पदार्थ, वसी पदार्थ भरा होता है, जो इसकी सुरक्षा करता है। इसका अंतिम भाग, ये अंतिम सिरा में सिनेप्टिक घुंडियाँ होती हैं, यह जो सिनेप्टिक नॉब का निर्माण करती हैं। यही से मैसेज जो है दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। अब मान लो कि ये एक पूरा है तंत्रिका कोशिका, ये एक तंत्रिका कोशिका है। अब इसी से दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ पर ऐसे जुटी रहती हैं। ये देखिए, ये डेंड्रान वाली से है। एक का डेंड्रान और दूसरे का एक्सॉन होता है, जो सिनेप्टिक नॉब का निर्माण करती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह अनैच्छिक होती है और स्वतः ही हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक होती है, हमारे इच्छानुसार नहीं होती है। किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ छू जाने पर हाथ का हटा लेना। गर्म वस्तु से हाथ छू जाता है तो हाथ हटा लेते हैं, तो उस गर्म वस्तु उद्दीपन हो गई, और उस उद्दीपन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हुई कि हम अपने हाथों को हटा लिए, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अब इसी तरह से पैरों में कांटा चुभ जाने पर पैरों को हटा लेना। पैरों में कांटा चुभना उद्दीपन होता है, और उसके प्रति हमारी अनुक्रिया हुई कि पैरों का हमने हटा लिए, तो पैरों में कांटा चुभ जाने से पैरों का हटा लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। जैसे सूर्य के प्रकाश में आँख की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का ही एक उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। प्रतिवर्ती क्रिया कई भागों में संपूर्ण होती है, इसकी कई भाग होते हैं। अब इसकी हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसे होती है? तो सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु से स्पाइनल तंत्रिका दो मूल रूपों में निकलती है। एक संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, और दूसरा चालक तंतुओं से बना हुआ अधरमूल।
तो इसमें संवेदी तंत्रिका से बना हुआ पृष्ठमूल होता है यानी पीठ वाला भाग, और चालक तंतुओं से बना हुआ अधर यानी पेट वाला भाग, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदना प्राप्त होने पर जब कोई हमारी ग्राही अंग संवेदना को प्राप्त करता है तो वह मैसेज के रूप में संवेदना को यानी आवेग, वह आवेग यानी इम्पल्स यानी मैसेज यानी कि संवेदना पृष्ठमूल से होकर, संवेदी तंत्रिका तंतुओं के पृष्ठमूल से होकर मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में पहुंचता है, या मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में पहुंचता है। देखिए, तो ये संवेदना प्राप्त होने पर संवेदना प्राप्त होने पर आवेग संवेदी तंतुओं से बना हुआ पृष्ठमूल से होकर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के धूसर द्रव्य में पहुंचती है। यहाँ से सिनेप्टिक घुंडियों से होता हुआ आवेग चालक तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट्स में जाता है, यानी यह दूसरी चालक तंत्रिका के डेंड्राइट्स में जाता है। फिर यह ज्यों का त्यों प्रभावी अंग में पहुंचता है, यानी कि अपवाही अंगों में पहुंचता है। प्रभावी अंगों की पेशियां फिर तुरंत क्रियाशील होकर इन्हें गति प्रदान करती है। तो ज्यों ही कांटा चुभता है तो कांटा चुभने का मैसेज पृष्ठमूल से होकर के वह मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के धूसर द्रव्य में पहुंचेगा। वहाँ वह सिनेप्टिक घुंडियों से होता हुआ चालक तंत्रिका कोशिका यानी प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी जो संदेश मेरुरज्जु देता है, वहाँ से कोशिकाएं डेंड्राइट में पहुंचता है। डेंड्राइट से फिर प्रभावी अंगों में यानी अपवाही अंगों की पेशियों में पहुंचता है। तब हम तुरंत जो है कि वह क्रियाशील हो जाती हैं, यानी हाथों को हटा लेती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संवेदांग से लेकर यानी संवेदी अंगों से लेकर अपवाही अंगों तक के इस प्रकार आवेग पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है? कांटा का चुभने का मैसेज तुरंत अपवाही अंगों तक पहुंचना ही प्रतिवर्ती चाप है, यानी कि संवेदांग से लेकर अपवाहक अंग तक के इस प्रकार आवेग पथ को जिस रास्ते से वह होकर जा रहा है उस पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे संवेदना कहाँ जा रही है? पहले धूसर द्रव्य में पहुंच रही है, वहाँ से सिनेप्टिक नॉब में जा रही है, फिर दूसरे उसके तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स में पहुंच रही है, फिर वह प्रभावी अंगों में पहुंच रही है। तो जहाँ जहाँ पहुंच रही है इस पूरे पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप के कई भाग हैं, हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। पहला ग्राही अंग, पहला ग्राही अंग है। तो ग्राही अंग में क्या होता है कि ये संवेदी अंग होते हैं, जैसे त्वचा वगैरह, पेशियाँ वगैरह पेशियों में उपस्थित रहते हैं। ये संवेदी अंग हमारी त्वचा में, हमारी पेशियों में उपस्थित रहते हैं। कांटा चुभा तो कांटा चुभने का मैसेज तुरंत त्वचा से पता चल जाता है, यानी वो संवेदी अंगों में पहुंच जाता है, इसी को ग्राही अंग कहते हैं। दूसरा संवेदी न्यूरॉन, यह आवेग का रीढ़ रज्जु की ओर चालन करता है, यानी ये आवेग को रीढ़ रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजता है। संवेदी न्यूरॉन ये ग्राही अंग से संवेदनाओं को लेकर ये न्यूरॉन रीढ़ रज्जु के पास ले जाता है। तीसरा है तंत्रिका केंद्र, इसमें संयुग्मक संधियों का निर्माण होता है, यानी जहाँ पर संवेदी तंत्रिका तंतु और प्रेरक तंत्रिका तंतु मिलते हैं उनको कहते हैं संयोजन न्यूरॉन। तंत्रिका केंद्र वह है, तंत्रिका केंद्र यानी मस्तिष्क, इसमें संधियों का निर्माण होता है इस तरह से। और अगला है संयोजन न्यूरॉन, यह आवेगों का स्थानांतरण संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन में करता है, यानी यहाँ संवेदी न्यूरॉन हो गया, ये संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन में संवेदों का आवरण स्थानांतरण करता है। ये संयोजन न्यूरॉन जो होता है, यहाँ पर संयोजन का मतलब है कि संवेदी तंत्रिका तंतु और
प्रेरक तंत्रिका तंतु मिलते हैं तो यहाँ पर आवेग जो है स्थानांतरित हो जाते हैं संवेदी न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन की ओर। फिर इसके बाद है अगला प्रेरक न्यूरॉन। यह आवेगों का चालन अपवाही अंगों की ओर करता है, यानी प्रेरक न्यूरॉन तुरंत जो है कि आवेग को अपवाही अंग की ओर ले जाता है। और ये लास्ट है अपवाही अंग। अपवाही अंग वैसे तो मान लीजिए कि जो मस्तिष्क संदेश भेजता है और वह जिन अंगों तक पहुंचता है, त्वचा, पेशियां, वो अपवाही अंग होती हैं। यानी ऐसे अंग जैसे पेशियां आवेगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रहण करती हैं। यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है, जो मस्तिष्क प्रतिक्रिया करके मैसेज भेजता है, वह अपवाही अंग ग्रहण करती हैं। इसको चलिए हम फिगर के माध्यम से प्रतिवर्ती चाप को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर है किसका, प्रतिवर्ती क्रिया के चाप बनेगा प्रतिवर्ती क्रिया का इसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये त्वचा है, ये त्वचा है, देखिए यहाँ पर त्वचा है। इस त्वचा से मैसेज जो है कि यानी कि ये संवेदनाओं को त्वचा ग्रहण करती है, जैसे पिन चुभना, कांटा चुभना, ये संवेदी तंत्रिका तंत्र। ये जो रेड वाली लाइन है ये संवेदी तंत्रिका तंत्र है। यहाँ पर संवेदी तंत्रिका तंत्र ये मैसेज को, संवेदी तंत्रिका तंत्र ये मेरुरज्जु के, ये स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य, यहाँ पर ये धूसर द्रव्य है, ठीक है, श्वेत द्रव्य जो भरा हुआ है ये धूसर द्रव्य है। पृष्ठमूल, ये ऊपरी भाग पृष्ठमूल है जो यहाँ पर दिखाया गया है, और नीचे का भाग अधरमूल है। तो पृष्ठमूल से संवेदी तंत्रिका तंत्र धूसर द्रव्य में पहुँचता है और यहाँ पर मैसेज का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर धूसर द्रव्य में संवेदी तंत्रिका तंतु कांटा चुभने का मैसेज धूसर द्रव्य में पहुँचाएगा और धूसर द्रव्य में दूसरे न्यूरॉन के एक जान को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर यही सिनेप्टिक नॉब है। यहाँ से अधरमूल से होते हुए ये यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग अधरमूल में, ये निचला वाला ये क्या है, प्रेरक तंत्रिका तंतु। ये प्रेरक तंत्रिका तंत्र फिर मैसेज जो स्पाइनल कार्ड भेजेगा, ये मैसेज यहाँ आएगा। देखिए यहाँ पेशी तंतुओं के पास, पेशी अंगों के पास आ गया। अब ये अपना हाथ ये हटा लेगा, पेशी तंतु को पता चल गया मैसेज आ गया, अपना हाथ हटा लेगा। इस तरह से वर्क करता है। देखिए दोनों तरफ फिगर सेम फिगर है, दोनों तरफ वही फिगर बनाया गया है। हम यहाँ पर देखिए त्वचा है, त्वचा से मैसेज ये ग्रहण करेगा, संवेदी तंत्रिका तंतु है ये। संवेदी तंत्रिका तंतु त्वचा से मैसेज को ग्रहण करके यहाँ दूसरा द्रव्य में पहुँचेगा, फिर मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। फिर यहाँ पर प्रेरक तंत्रिका तंतु जो है कि यहाँ पर अपवाही अंगों तक ले आएगा, प्रेरक तंत्रिका तंत्र। तो ये पृष्ठमूल है, ये जो है कि अधरमूल है। यही प्रतिवर्ती क्रिया का चाप है, पूरा पथ प्रतिवर्ती क्रिया का। अब प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या प्रतिवर्ती क्रिया के हैं। जैसे खांसना व छींकना भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। हम खांसते क्यों हैं? कोई भी धूल के कण अगर हमारे श्वसन मार्ग में आ जाता है तो हमारे फेफड़ों से अधिक वायु बाहर निकलने का प्रयास करती है, जो श्वसन मार्ग में आने वाले धूल के कणों को बाहर निकाल दे, जिससे हमें खांसी आती है। यही क्रिया जब हमारे नाक में होती है तो यह छींकना होता है। नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया, नेत्र प्रतिक्षेप का मतलब ये हुआ है कि आँखों के सामने, नेत्र मतलब आँखों के सामने कोई भी अगर चीज़ आती है तुरंत हम उसको बंद कर लेते हैं, यानी ये क्रिया नेत्र प्रतिक्षेप क्रिया होती है जो प्रतिवर्ती क्रिया है। जानू झटक प्रतिक्षेप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी टेबल पर बैठा हुआ है और उसके घुटनों में
अगर हम थपथपाएं तो अपना पैरों को हटा लेता है। अगला है लार श्रावण, मुंह से लार निकलता है। तो लार निकलने की जो क्रिया है, किसी अच्छी चीज़ को देखकर भी मुंह से लार निकलने लगता है, तो लार श्रावण यानी लार निकलने की क्रिया भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। हम लोगों को जमाही भी आता है, तो जमाही आना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।